बच्चों अब हमारे पास में मस्ट टू डू की सेकंड सीरीज स्टार्ट हो गई है। इस सीरीज़ में हम वो सभी सोल्ड एग्जाम्पल जो आपके मस्ट टू डू के पीडीएफ में दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, उन्हें सॉल्व करके समझाएंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर, उसके सॉल्ड एग्जाम्पल समझने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है फैक्टर ट्री, 36 और 510 का फैक्टर ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। फैक्टर ट्री बनाना तो आपको बहुत पहले से ही आता है, और यहाँ पर एक तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं। तो 36 का फैक्टर ट्री बनाना है तो आपने 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 और 18, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 और 9, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 और 3, हो गया सिंपल काम। नेक्स्ट है 510। देखो अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 आता है तो समझ लेना कि वो 2 से कट जाएगा। तो स्टार्टिंग पहले 2 से करो, वैसे 5 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, बट आप 2 से स्टार्ट करो। तो जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 लिख दो, और 2 से डिवाइड करने 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा या नहीं, ये चेक करना है। तो 5 5 10 और 2 12, नंबर को प्लस करके देखते हैं। नंबर को प्लस करके यहाँ 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस करके नंबर आता है ना, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से ज़रूर होगा, 3 से तो नहीं होगा, 5 से 17 बार में। तो बच्चों ये फैक्टर ट्री बन गया आपके 510 का। ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें नंबर? उसमें नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का। और 510 का है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ही कंप्लीट हो गया आपका फैक्टर ट्री और फर्स्ट एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है एक्सप्लेन वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। बच्चों ये कंपोजिट नंबर क्यों है? यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ 22 इधर राइट में तो है बट प्लस के लेफ्ट में नहीं है। तो लेट मी सी इन द पीडीएफ व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। मैं जस्ट बस 2-3 सेकेंड और, लेट मी सी इन द पीडीएफ 7 इन, अच्छा नहीं ठीक है, इट्स ओके, क्वेश्चन यही है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मतलब ये 11 है ना, तो ये 11 का मल्टीपल है, इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, कॉमन लेना था। कॉमन लेने के लिए दोनों तरफ जनरली हम लोग सोचते हैं कि सेम नंबर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अब तक किए हुए हैं, पर इसमें सेम नहीं है, मतलब हमें थोड़ा अलग की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो अलग की क्या प्रैक्टिस हो रही है कि यहाँ पर ये जो 22 है, 22 है और ये 11 है, तो 11 तो कॉमन आ सकता है बड़े आराम से, तो 11 कॉमन ले लो। तो यहाँ इस नंबर, अच्छा मैं ये तो बताना भूल गया कि इसको हम कंपोजिट प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बच्चों ये जो नंबर है, कंपोजिट थ्योरम एक 1.2 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है थ्योरम? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे कम। यानी अगर आप इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा दें, देखो ये 7 11 13 तीनों ही प्राइम नंबर है, पर प्रोडक्ट में भी है, पर प्लस में 22 भी है, तो प्लस वाली बात नहीं देखनी है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में दिखाना है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से कंपोजिट नंबर आता है। ठीक है, ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है और थ्योरम नंबर है 1.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 22 यहाँ 11 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 7 इंटू 13 और 11 2 जा होता है तो 2 बचा। तो ये आपका 91 प्लस 2 93, 11 इंटू 93। ठीक है, 93 जो है अभी ये 3 का मल्टीपल है, तो हम इसे अभी और फैक्टराइज करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 इंटू 3। अब ये जो नंबर आया 11, 3 और 31, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनता है कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप चाहे तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर
composite number can be expressed can be expressed as product of primes। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा है, ये थ्योरम 1.2 है। हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आपने इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है बच्चों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर करना होगा इसका, किसका, एलसीएम का भी और ये जो नंबर है 20 का और 6 का। तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 होगा और 20 का प्राइम फैक्टर होगा 2⁻² into 5। ठीक है, और एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर देखना होता है, उसमें 2, वह कॉमन नंबर की छोटी डिग्री देखते हैं बच्चों एचसीएफ में। याद रखो, कॉमन नंबर जो प्राइम फैक्टर आपने किया है उसमें जो दोनों के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन नंबर है उसकी जो स्मॉलर डिग्री है उसे आप एचसीएफ में लेते हैं। तो दोनों में 2 कॉमन था और उसमें स्मॉलर डिग्री 1 थी, है ना, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है। तो एचसीएफ में स्मॉलर डिग्री वाला लेते हैं, दैट मीन्स 2 आएगा। इज इट क्लियर। इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम का रूल क्या है, जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट डिग्री लो, यानी जितने भी आपने नंबर लिए हैं इसमें 6 और 20 है, इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर आ रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री लो और बाकी सभी नॉन कॉमन को भी प्रोडक्ट में लिखो। ठीक है, तो 2 कॉमन है, कॉमन में सिर्फ 2 है, तो इसकी एक ही डिग्री लेनी है हाईएस्ट वाली, यानी 2 की पावर 2 वाली, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नॉन कॉमन भी लिखने हैं मल्टीप्लाई में। तो 4 2 जा 8 3 24 24 5 जा 120। एलसीएम आ रहा है 120। ठीक है, एलसीएम 120 आ रहा है और एचसीएफ 2 आ रहा है बच्चों। तो आपने समझ लिया होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन नंबर जो होता है उसकी स्मॉलर डिग्री लो और जो नॉन कॉमन नंबर है उसको नहीं लेना होता है एचसीएफ में, और एलसीएम में जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी वाली डिग्री लो और जो नॉन कॉमन है उनको भी प्रोडक्ट में लो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इससे पहले भी आपको √2 एक इरेशनल नंबर है प्रूव करके दिखाया था। चलिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये पहले ये समझिए। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म होता है ना ही वो ये रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 इरेशनल नंबर है, वी नो दैट, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये जो प्रूव करने का जो तरीका होता है ना बच्चों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं इसे। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अपोजिट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रैशनल है, लास्ट में एक वो आता है, कहते हैं कंट्राडिक्शन आता है कि भाई आपने इसे को प्राइम माना था तो प्राइम इसकी इनके बीच में तो ये कॉमन नंबर आ रहा है, तो इस तरह का एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। आई होप कि आपने जो प्लेलिस्ट है उसका इस्तेमाल किया होगा और आप ये जो मस्ट डू है उसकी एक अलग से जो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करिए अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो थोड़े हम मान लेते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट √3 बी आर रैशनल नंबर। मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो इसे आप A/B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और B 0 नहीं होना चाहिए और A और B को हम को प्राइम बना सकते हैं। अगर मान लो कुछ कॉमन नंबर है तो कॉमन से डिवाइड करके बना लेते हैं, नहीं है कॉमन तो ऑलरेडी हम मान लेते हैं A और B को प्राइम है, A एंड
बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। तो अब आप कहोगे जरूरी तो नहीं है ना ये को प्राइम है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर पी अपॉन क्यू मानते हैं तो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके को प्राइम बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए और बी को प्राइम है और बी जीरो नहीं है। अब यहाँ पर बी को इधर ले जाइए, b√3 इज इक्वल टू ए और स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो ये बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे थ्योरम 1.3 लग रही बच्चों। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। और थ्योरम 1.3 क्या है? इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, एक तो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम 1.3 ये कहता है अगर एक ये जो है, चलिए इस 3 को यहाँ से हटा के वापस यहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है और अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो तो कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ से हटा के आप अगर यहाँ लिखोगे अगर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही तो है ना कि 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ये 3 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो यूजिंग थ्योरम बिकॉज, यहाँ लिख देंगे बिकॉज 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हैंस 3 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, ए को भी डिवाइड करेगा ऐसा हम मानते हैं। तो ए को डिवाइड करेगा कितनी बार में? वो ए बार, बी बार, सी बार है ना, तो सी बार मान ले। देयरफॉर 3c इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये इक्वेशन आपका कहाँ पर है? ये है आपका। तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग 3c इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। पुटिंग 3c इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में अगर आप रखेंगे यहाँ पर 3c, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू रखनी थी, ए की वैल्यू 3c रखनी है, तो 3c का स्क्वायर अपॉन में 3। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9c स्क्वायर अपॉन 3 से गया 3 बार में। अब ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है? उल्टा हो गया। अब जो है 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, हैंस 3 will also divide b। ठीक है, अब देखो 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, और 3 यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है। तो a एंड b आर नॉट को प्राइम, बट a एंड v वर को प्राइम। ए और बी को प्राइम थे, तो हमें ये जो 3 डिवाइड कर रहा है, बट दिस इज अ फैक्ट दैट ए एन, मतलब ये बट ये वाली यहाँ रख दो, हटा देते हैं इसे, यहाँ से लिखते हैं। देखो बी में भी कॉमन 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। दिस इज contrary, this is contrary to the fact that A and B are co-prime। ठीक है, हैंस वी कंक्लूड दैट √3 इज ए रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि हमारा ये फैक्ट ही खराब हो, मतलब इनकरेक्ट हो गया। हैंस वी कंक्लूड दैट √3 इज ए
इरेशनल नंबर, या हम यहाँ लिख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। वी आर गेटिंग this contradiction because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। Hence we conclude root 3 is an irrational number। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ए और बी को को प्राइम माना था और यहाँ इस स्टेज पर आते आते क्या हुआ कि ए और बी में 3 कॉमन फैक्टर बन गया। तो ए और बी को प्राइम नहीं है, ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इनिशियली गलत मान लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। हैंस वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तैयारी रखना, एग्जाम में आए तो आपको बहुत कम टाइम में इसे सॉल्व कर देना चाहिए और बहुत ज़्यादा चांस आने के भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दैट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। अब देखो 3 + 2 √5 रैशनल है, ये शो करना है। तो इसमें भी हमें थोड़ा उससे ईजियर होता है स्टेटमेंट इसका। यहाँ पर इसको हम रैशनल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, इज आ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में जब हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें ये अंडरस्टूड होता है कि √5 एक इरेशनल है, मतलब √5 इरेशनल है ये नहीं प्रूव करना, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 इरेशनल है। तो वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज रैशनल नंबर। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले से हमें मालूम है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अब हमें सिर्फ √5 को सेपरेट करना है, यानी ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ इसको यहाँ छोड़ दो, बाकी सब इससे हटाओ। तो सबसे पहले प्लस माइनस को हटाना होता है, तो ये 3 राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू P/Q -3 और 2 चाहे तो साथ में रहने दो। अब अगले स्टेप में 3 का Q से P - 3Q/Q और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, रैशनल है, ठीक है ना, क्योंकि P, Q और 2, 3 सब इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल। रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, है ना। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे लिख सकते हो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। A rational number cannot be equal to irrational. Hence we conclude that, and फिर यहाँ पे वही लाइन हो सकती है, we are getting this contradiction, getting this contradiction we are getting this contradiction because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, यानी कि हमने गलत मान लिया, अज्यूम कर लिया। Hence we conclude 3 + 2 √5 is an irrational number. ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात है कि एक रैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, और ये हमें कंट्राडिक्शन इसलिए मिला कि हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया कि वो रैशनल है। हेंस वी कंक्लूड दैट इट इज ए रैशनल नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों।
गिवन बच्चों ये 96 और 404 का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 नंबर हैं और एक उसका एचसीएफ है, तो वी नो द रिलेशन बिटवीन दिस वन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एलसीएम तो हमारे पे है नहीं, फाइंड करना है, और एचसीएफ 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 96 इंटू 404। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं, तो 96 इंटू 404 अपॉन में 4 से 100 1 बार में जाएगा। तो अब 96 1 जा 96 का 6 9 कैरी हुआ, 96 0 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 96 1 जा 96 9696 आ रहा है बच्चों एलसीएम इन 2 नंबर का। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा? देखो बच्चों यहाँ जो नंबर है 43 अपॉन में 2 रेज़्ड टू द पावर 2 है और 5 रेज़्ड टू द पावर 3 है। तो ये पावर 3 है ना, इन बड़ी पावर जो होती है उतने डेसिमल प्लेस बाद वो एंड होता है। कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे आंसर, तो इसका 3 प्लेसेस है बच्चों, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद इसका ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतने पे आपका ये आंसर सॉल्व होगा, 1 मार्क्स का था। लेकिन अगर आपको इसको डेसिमल में दिखाना भी हो तो ये 2 और 5 की डिग्री सेम करनी होती है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ 5 की डिग्री 3 है और 2 की डिग्री 2 है, तो 2 से इंटू कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ये 46 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की डिग्री 3 इंटू 5 की डिग्री 3, मतलब क्या हो गया 46 अपॉन 10 की डिग्री 3 हो गया, यानी बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वही रहेगा। 10 की डिग्री 3 का मतलब 1000 का मतलब 3 प्लेसेस बाद डेसिमल 640.0 यानी 0.046। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है बच्चों चैप्टर आपका सॉल्व एग्जाम्पल का। जी हाँ, अब हमारे पास में मस्ट डू चैप्टर 2 से है, तो वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने चैप्टर 1 का सॉल्व एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए। इससे पहले हमने जो मस्ट टू डू की प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर बच्चों, उसमें हमने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए थे, और अब हम सॉल्व एग्जाम्पल अपलोड कर रहे हैं। रीज़न आपको बता चुके हैं कि बच्चों इग्नोर कर देंगे, अगर सॉल्व एग्जाम्पल पे हमने वर्क नहीं किया या आपको वर्क नहीं किया तो एग्जाम के लिए आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सभी क्वेश्चन जो हमारे मस्ट टू डू में हैं वो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।